हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी। दंड प्रक्रिया संहिता के इस 29वें वीडियो में आज हम सेक्शन 300 से और 327 पर आधारित इसके पार्ट 3 को देखेंगे, जो कि जांच और विचारण के संबंध में साधारण उपबंध को लेकर के बात करता है। सभी न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको फाइल सेक्शन में CRPC यूथ MCQs के नाम से उपलब्ध रहेगा। इसमें लगभग 1000 के आसपास प्रश्न हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न क्रमांक 58। इससे पहले के प्रश्न क्रमांक 57 तक के प्रश्नों को मैं 2 वीडियो के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं। प्रश्न क्रमांक 58 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा अभियोजन को वापस लेने का प्रावधान करती है? तो CRPC की धारा 321 ये अभियोजन को वापस लिए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका C है। इस प्रश्न की व्याख्या बताती है कि धारा 319 ये अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति को बताती है। यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य व्यक्ति भी अपराध के दोषी हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को धारा 319 के तहत न्यायालय तलब करता है और उनके लिए संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है सम्मन या वारंट की, वो भेजा जाता है और उन्हें न्यायालय में बुलाया जाता है। धारा 320 ये अपराधों का शमन किए जाने से संबंधित है। धारा 321 ये अभियोजन के वापस लिए जाने से संबंधित है। अपराधों के संबंध में न्यायालय की सहमति से तथा पक्षकारों की आपसी सहमति से कुछ मामले समाप्त किए जाते हैं, जो कि अपराधों के शमन की श्रेणी में आते हैं। एक पूरी टेबल बनी हुई है धारा 320 में। उस टेबल में लिखा हुआ है कि कौन से मामले शमन योग्य होंगे। जिन मामलों का शमन किया जा सकता है उन सभी को टेबल में दर्शित किया गया है तथा जिनका शमन नहीं किया जा सकता उन्हें टेबल में नहीं बताया गया है। धारा 324 ये सिक्के, स्टाम्प, विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व दोष सिद्धि व्यक्तियों के विचारण के संबंध में प्रावधान करता है। प्रश्न क्रमांक 59 है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध के शमन का प्रभाव होगा उस दांडिक मामले में। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिजल्ट इन दैट क्रिमिनल केस। यदि अपराध का शमन कर लिया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव होता है, यह पूछा गया है। यदि अपराध का शमन हो जाता है तो जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे दोष मुक्ति हो जाएगी, वो दोष मुक्त कर दिया जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका A है। अपराध के शमन का प्रभाव दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के खंड 8 के अंतर्गत दोष मुक्ति होगा, जिससे कि अपराध का शमन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 60 है कि धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अन्य सभी अपराध कैसे हैं? ऑफेंसेस ऑफ इंडियन पिनल कोड अदर देन मेंटेन इन सेक्शन 320 ऑफ CRPC कोड R। तो ऐसे सभी अपराध जिनका कि धारा 320 में जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे जो अपराध हैं वो अशमनीय हैं, अर्थात उनका शमन नहीं किया जा सकता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका A हो जाएगा। अन्य ऑप्शन में हमें लिखा हुआ है कि न्यायालय की आज्ञा से शमनीय है, ये गलत है। सत्र न्यायालय द्वारा शमनीय है, ये भी गलत है, तथा उच्च न्यायालय द्वारा शमनीय है, ये भी गलत है। CRPC 1973 की धारा 320 में विनिर्दिष्ट अपराध शमनीय है, जबकि धारा 320 के खंड 9 के अनुसार अपराध का शमन धारा 320 के अनुसार ही होगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अर्थात धारा 320 में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित जो सभी अपराध हैं वो अशमनीय हैं। प्रश्न क्रमांक 61 है कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में उपबंध किया गया है। An offenses of voluntary causing grievous hurt by dangerous weapons or means as provided under section 326 of the Indian Penal Code is। तो ऐसा अपराध पूछा गया है कि कैसा होगा, तो ये अशमनीय मामला है, नॉन कंपाउंडेबल है। सही ऑप्शन इसका यहाँ पर B है। अपराधों के शमन के संबंध में उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में किए गए हैं। धारा 320 के अंतर्गत शमन योग्य अपराधों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहले वर्ग के अंतर्गत अपराध का शमन पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ घटना घटित हुई है, ऐसा व्यक्ति अपराध का शमन कर सकता है। जबकि द्वितीय वर्ग के अंतर्गत उन अपराधों का विवरण है जिनमें के अपराध का शमन न्यायालय की अनुज्ञा से ही पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 में खतरनाक आयुधों या साधनों के द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने
में दंड का उपबंध किया गया है, जिससे कि आजीवन कारावास या किसी भी भांति के 10 वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने का दंड दिया जाता है। अतः यह अशमनीय अपराध है। मानव शरीर के विरुद्ध किए गए निम्नलिखित अपराध हैं जो कि शमनीय हैं। धारा 323, धारा 334, 335, 341, 342, 343, 344, 352, 355, 358 तथा 312, 325, 333, 338 तथा 357। प्रश्न क्रमांक 62 के दंड प्रक्रिया संहिता से है, यदि किसी व्यक्ति जो कि अपराध का शमन करने के लिए सक्षम है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपराध का शमन कौन करेगा? इफ द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड ऑफेंस इज डेड, तो द कंपाउंडिंग, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कोई विधिक प्रतिनिधि उस अपराध का शमन करेगा और सीपीसी में जो विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा दी हुई है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और न्यायालय की अनुमति से होगा। पहला है नहीं होगा, यह गलत हो गया। मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध का शमन किया जा सकता है, यह गलत है। न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालय की अनुमति से अपराध का शमन किया जा सकता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(4)(b) के अनुसार जब व्यक्ति जो कि इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होगा यदि मर जाता है तो ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से ऐसे अपराध का शमन कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 63 है कि जब एक व्यक्ति जो कि अन्यथा धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध का शमन करने के लिए सक्षम है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वही ऊपर वाला प्रश्न है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपराध का शमन न्यायालय की अनुमति से करेगा, उसका कोई विधिक प्रतिनिधि वो अपराध का शमन कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 64 है कि कौन से अपराध में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है? कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें पक्षकारों के बीच में समझौता हो सकता है? ऑफेंसेस इन विच ए कंप्रोमाइज कैन बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज आर, तो ऐसे मामले जो कि समन योग्य मामले हैं उनमें पार्टियों के बीच में समझौता हो सकता है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। धारा 320 इसमें बताता है कि जो समनीय अपराध हैं या समन योग्य जो अपराध हैं उनमें समझौता हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 65 है कि आरोप लगाए जाने के बाद में अपराध का प्रशमन होने का परिणाम क्या होता है? आरोप लग गया है, आरोप लगने के बाद यदि अपराध का शमन होता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड इन क्रिमिनल केस व्हेन चार्ज वाज फ्रेम्ड, तो रिजल्ट इन, जब व्यक्ति के ऊपर उस अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाता है और चार्ज फ्रेम होने के बाद में यदि अपराध का शमन होता है, उनमें समझौता हो जाता है पार्टियों में, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव होता है अभियुक्त की दोष मुक्ति। अगर चार्ज फ्रेम होने से पहले की स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति को उन्मोचित किया जाता है। तो आरोप लगने के बाद में अपराध का शमन होता है तो ऐसी स्थिति में एक्विटल ऑफ एक्यूज, अपराध जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। सही ऑप्शन ए है। धारा 320 के खंड 8 के अनुसार अपराध के प्रशमन होने का परिणाम अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा है। अपराध का शमन धारा 320 के अनुसार ही किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 66 है कि व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी competent to compound an offense under section 320 of Code of Criminal Procedure is dead, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कि अपराध का शमन करता, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति से उस मामले को वापस ले सकता है। जब वह व्यक्ति जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता मर जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि उसका विधिक प्रतिनिधि है और न्यायालय की अनुमति से, ऐसा व्यक्ति जो कि विधिक प्रतिनिधि है और न्यायालय की सम्मति से अपराध का शमन कर सकता है, उन पार्टियों के बीच में समझौता हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 67 है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने हेतु अधिकृत करती है? विच सेक्शन ऑफ CRPC ऑथराइज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन, तो लोक अभियोजक उस मामले का लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक ऐसे मामले को वापस ले सकते हैं और धारा 321 CRPC की इस संबंध में प्रावधान करती है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता के संबंध में है। धारा 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति को बताती है। धारा 321 अभियोजन को वापस लिए जाने के संबंध में तथा धारा 323
प्रक्रिया जबकि जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात में मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सपुर्द किया जाना चाहिए, इसके संबंध में है। प्रश्न क्रमांक 68 है कि निम्नलिखित में से कौन निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकता है? Who among the following may withdraw prosecution of any person at any time before the judgment is pronounced? तो निर्णय सुनाए जाने से पहले मामले का जो संबंधित लोक अभियोजक है वह न्यायालय की सम्मति से ऐसे मामले को वापस ले सकता है। सही ऑप्शन यहां पर इसका बी है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 321 के अनुसार निर्णय से पूर्व लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से अभियोजन को वापस ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 69 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत कौन किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है? हु कैन विड्रॉ ए केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस अंडर सेक्शन 321 CRPC? तो संबंधित किसी भी मामले में भारसाधक लोक अभियोजक ये न्यायालय की सम्मति से मामले को वापस ले सकता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा कि संबंधित लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक जो भी मामले का संचालन कर रहे हैं वह मामले को न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकते हैं। कोई भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पूर्व न्यायालय की सम्मति से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन को वापस ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 70 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को उस अपराध के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है। एक ही प्रश्न है, न्यायालय की सहमति से वापस ले जाने के संबंध में धारा 321 ये प्रावधान करती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। धारा 321 अभियोजन वापस लेने की शर्त का उपबंध करती है। क्या क्या शर्तें हैं? पहला है कि अभियोजन वापस लेने का कार्य मामले में सहायक लोक अभियोजक, भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा। अभियोजन निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है वापस लिया जा सकता है। और तीसरा है कि अभियोजन केवल न्यायालय की सम्मति से ही वापस लिया जा सकता है। चार है कि इस प्रकार से अभियोजन वापस लिए जाने पर अभियोजन यदि आरोप विरचित करने से पहले वापस लिया जाता है तो ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाता है। उन्मोचित किया जाता है केवल जबकि आरोप या चार्ज फ्रेम होने से पहले की बात होती है। और आरोप विरचित किए जाने के पश्चात यदि अभियोजन वापस लिया जाता है तो ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उसे दोषमुक्त कर दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 71 है कि दंड प्रक्रिया संहिता से है कि अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद में न्यायालय के द्वारा अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देता है तब अभियुक्त को क्या किया जाएगा? तो तब अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। तो जब उस व्यक्ति पर, यदि देखिए दोनों बातें थी जो मैंने आपको बताई थी अभी ऊपर के प्रश्न में कि यदि आरोप चार्ज फ्रेम होने से पहले, तो चार्ज फ्रेम होने से पहले की बात आती है तो उसको उन्मुक्त किया जाएगा, उन्मोचित किया जाएगा। और यदि चार्ज फ्रेम होने के बाद की बात आती है तो उसे दोष मुक्त किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 72 है कि धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन अभियोजन के प्रकरण को वापस ले सकता है? हु कैन विड्रॉ ए केस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC? तो मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से मामले को वापस ले सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ इनकी व्याख्या में ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 73 है कि धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन अभियोजन के प्रकरण को वापस ले सकता है? तो मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से मामले को या प्रकरण को वापस ले सकता है। प्रश्न क्रमांक 74 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे मामले का भी जो कि अन्यतः सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय नहीं है, सत्र न्यायालय के विचारण हेतु यदि उपार्पित किया जा सकता है यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि ऐसा मामला, अर्थात नीचे की अदालत के द्वारा फाइल को ऊपर की अदालत में कमिट किया जाएगा, नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे फाइल को सेशन न्यायालय के समक्ष कमिट करने के लिए दिया जाएगा। और ये पूछा गया है कि
अगर वो कमिट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है किस मामले में वो फाइल को कमिट करेंगे ऊपर की अदालत में। तो अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ए मजिस्ट्रेट कैन कमिट ए केस टू कोर्ट ऑफ सेशन विच इज नॉट exclusively traveled by the court of session if it appears to him that the case is such that। तो यह कि उस मामले में पर्याप्त दंड नहीं दे सकता है। दूसरा है कि उसमें किसी भी असाधारणता कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभावना है। तीसरा है कि जिसके विचारण की उसे अधिकारता नहीं है। और चौथा है कि उसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। तो ऐसे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका डी है कि उसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होना चाहिए तो उस मामले को वो सेशन न्यायालय को कमिट कर देंगे। द केस इज वन विच आउट टू द ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। धारा 322(1)(c) के अनुसार मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों को जिनमें के सत्र न्यायालय अनन्यतः विचारण नहीं कर सकता है उसको भी उपार्पित कर सकता है या कमिट कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले का विचारण सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 75 है कि विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यदि यह पाता है कि अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तब वह मामले को सपुर्द करने की कार्यवाही संहिता की किस धारा में करता है। मामले को सपुर्द किए जाने धारा 209, धारा 323, धारा 325 और नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 323, सही ऑप्शन बी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323 के अनुसार यदि किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी भी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में उसे यह प्रतीत होता है कि मामला सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो वह मामले को सेशन न्यायालय के सपुर्द कर देगा। प्रश्न क्रमांक 76 है कि धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के अतिरिक्त कौन सी धारा है जो कि सत्र न्यायालय को प्रकरण को उपार्पित या कमिट करने का प्रावधान भी करती है। तो धारा 209 के अतिरिक्त जो धारा है धारा 323 है जो कि मामले को कमिट करने के संबंध में बताती है। सही ऑप्शन सी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 209 के अतिरिक्त धारा 323 भी सत्र न्यायालय को प्रकरण को कमिट करने का प्रावधान करती है। धारा 323 प्रक्रिया जबकि जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात में मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सपुर्द किए जाने योग्य है या सपुर्द किए जाने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 77 है कि दंड प्रक्रिया संहिता से है कि साक्ष्य उपरांत यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है जिसमें कि अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने की उसे अधिकार नहीं है तब वह किस धारा के अंतर्गत लिखित राय सहित कार्यवाही तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में भेज सकते हैं। धारा 321, धारा 322, धारा 323 और धारा 325। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है कि धारा 325 के अंतर्गत वो ऐसा कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 325 के अनुसार अभियोजन एवं अभियुक्तों का साक्ष्य सुनने के पश्चात में मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस दंड से अधिक कठोर दंड जो कि मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए तब वह मजिस्ट्रेट अपनी राय अभिलिखित करते हुए कार्यवाही तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में भेज सकता है। प्रश्न क्रमांक 78 है कि इफ द सक्सीडिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट फर्दर एग्जामिनेशंस ऑफ एनी ऑफ द विटनेसेस whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, he may resummon any such witnesses and after such further examination, cross-examination and re-examinations if any, as he may permit the witnesses shall be discharged. This provision is maintained under section of criminal procedure code। ये पूरी जो व्यवस्था दी गई है इसके संबंध में पूछा गया है कि ये मामला किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। हिंदी में इस प्रश्न को समझते हैं कि यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्ष्यों में से किसी की जिसका कि साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा के यदि कोई हो
जैसी कि वह अनुज्ञात करे, पश्चात वह साक्षी उन्मोचित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उल्लिखित किया गया है? धारा 326, 325, 311 तथा 319। तो धारा 326 इस संबंध में प्रावधान करती है। धारा 326 के परंतु के अनुसार यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश की यह राय है कि साक्षियों में से किसी की जिसकी कि साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसे अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पश्चात साक्षी को उन्मोचित कर दिया जाएगा। संबंध में धारा 326 प्रावधान करती है। प्रश्न क्रमांक 79 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायालय खुला होगा? ये प्रावधान किया गया है। तो धारा 327 इस संबंध में प्रावधान करती है कि न्यायालय जो होगा वो खुला न्यायालय होगा का प्रावधान करती है। इन विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देयर इज ए प्रोविजंस ऑफ कोर्ट टू द ओपन। खुले न्यायालय के संबंध में जो प्रावधान है वो निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है। पहला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153 के बी में तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के खंड 4 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इन प्रश्नों को यहाँ कंप्लीट किया है। इससे आगे के वीडियो में इसके चैप्टर 25 जो कि धारा 353 से लेकर के और 365 पर आधारित होंगे उन्हें हम देखेंगे। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी को आप ज्वाइन करें, जहां के वीडियोज के संबंध में तथा ये PDF फाइलें आपको वहां आसानी से उपलब्ध रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।